सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी। पीपल्स पार्टी साथ आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। तहरीकें रुकती नहीं। सियासी तज्जियाकारों का मौलाना के लिए मशवरा है कि तहरीकें ख्वाहिशात से नहीं, इत्तेहाद से कामयाब होती हैं और पीडीएम इत्तेहाद इस वक्त पारा हो चुका है। यह बात अब सच साबित हो चुकी है कि पीडीएम का मामला हाथी के दांत वाला है, यानी दिखाने को जमहूरियत के लिए और असल में अपने अपने मफादात के लिए। जब इस इत्तेहाद का आगाज हुआ था तो उस वक्त ही यह पेशगोई कर दी गई थी कि अपने अपने मफादात और अपने अपने मुकदमात के लिए बना यह इत्तेहाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। पीडीएम क़यादत तो इसकी नफी करती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी से मशहूद किया तो आखिर ये बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। अब हालात ये हैं कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के सिलसिले हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पर डील का इल्जाम लगा रही है। वाक़िफ़ान हाल के मुताबिक सच यह है कि इस डील के लिए नून लीग भी सर तोड़ कोशिश करती रही, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पहले कौमी असम्बली और फिर सूबाई असम्बली से इस्तीफे देने की तजवीज़ है, फिर लॉन्ग मार्च और फिर धरना दिया जाएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर इस्तीफों के बाद हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए तो फिर क्या यह फैसला सियासी खुदकुशी नहीं होगा? इसीलिए जरदारी साहब कहते रहे कि इस्तीफों का फैसला इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने का बाइस बनेगा, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई और पीडीएम में दरार पड़ गई। दूसरी तरफ सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मौजूदा शराइत पर पीडीएम में वापसी मुश्किल है और पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और धरना कामयाब हो जाए इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना यह है कि मौलाना जिन इस्तीफों की बात कर रहे हैं वो कब आते हैं, आते भी हैं या नहीं। सच यह है कि पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद पीडीएम में सबसे बड़ी जमात नून लीग बची है। बाकी इत्तेहादी जमातों की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी बराए नाम है या बिल्कुल ही नहीं। देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर लीगी क़यादत ये सियासी जुआ खेलेगी या वक्त आने पर वो भी कोई बहाना करके पीडीएम की कश्ती से उतर जाएगी। फिलवक्त तो नून लीग में भी सियासी फसाद की खबरें हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज और हमजा शहबाज में सियासी इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को हमजा से इख्तलाफ पर डांटा, जिस पर वो नाराज होकर वीडियो लिंक इजलास छोड़ गई। अगर ये इख्तलाफात शदीद हो गए तो फिर नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, पहले इसी पर बात कर लेते हैं असद खरल बाबरडोगर से। असद खरल साहब, ये जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये भी पता चला कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बातें हुई कि नवाज शरीफ कह रहे हैं हाँ जी वाकई हम जरदारी पर एतबार नहीं कर सकते, वो वीडियो जरदारी साहब ने भेज भी दी मौलाना साहब को कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये हमजा और मरियम साहबा के इख्तलाफात ये सामने आ रहे हैं, अब क्या होगा? इसमें भी सुलह हो जाएगी? पीडीएम की सुलह पर तो बाद में आते हैं, उस पर भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं अभी चीज़ें आगे चलेंगी। उसामा साहब, बहुत ब्रीफली और बहुत प्रिसाइजली आपने वो कहते हैं ना कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में बता दी जो आइंदा का और मंजरनामा है। और मामला तो आपने बताना है, हमने तो बस मामला ये है कि उसामा साहब जी वो कहते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया। अच्छा, डायलॉग है ना मशहूर। जी। हाँ, तो मैं ऐसी कोई टॉपिक जो है ना, बाकी उसकी किसका क्या बनेगा मेरा ख्याल उस पर तो अभी मामला जाते हैं। मामला ये है कि ये होता है मकाफात अमल, डॉन लीग्स का ये मकाफात अमल है। डॉन लीग्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसका स्क्रिप्ट किसने किसको दिया था, कहाँ से परवेज़ रशीद को क्या टास्क दिया गया था, सिरल लमीडा कौन है, वो रिपोर्टर नहीं है, बेसिकली वो डेस्क पे बैठता है बंदा और उसकी स्टोरी प्रोफाइल में वही स्टोरी हैं जो इंडिया पाक रिलेशन, पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है और पाकिस्तान और अमेरिका से रिलेटेड है। और मसूफ़ जो है वो जब भी स्टोरी लगती थी उससे पहले और बाद में उनकी, मैं जो बात कर रहा हूँ ये ज़िम्मेदारी से जो मेरे पास मौजूद है अथेंटिक चीज़ें जिसका मैं एविडेंस पेश कर सकता हूँ, वो उनके इंडिया के दौरे थे। जाते स्टोरी से पहले भी और बाद में वो सहाफ़त का काम नहीं कर रहे थे और डॉन लीग्स जो उनको दी गई थी और जिस तरह लगाई गई थी और ये सारी कहानी बनाई गई थी, अब ये इनकी अपनी चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं। वीडियो लिंक के अंदर जो आपने कहा मरियम साहिबा जो उठ के चली गई और नाराज़ हो गई, मैं पहले भी आपको याद होगा डोगर साहब, मैंने कहा था कि मरियम साहिबा की आखिरी ख्वाहिश और आखिरी मुलाकात एक दफ़ा सिर्फ एक डिवीज़न या एक ज़िले से हुई थी, बहुत सारी कोशिश के बावजूद।
और उस पर जो कबात डाला था और उसके बाद उन्होंने शटअप कॉल नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा को दे दी थी। मैंने नहीं दी थी, उनके वालिद ने, अभी आपने खुद बताया। वो जो चीज़ होती है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और वो कहते हैं तेरा क्या बनेगा कालिया, ना पीडीएम का कोई मुस्तकबिल, उसके ऊपर तो टाइम ज़ाया करना है, बात करना भी। अब फिर वही बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खुद ज्यादती है, वो विक्टिम है, ठीक है, उनके साथ ज्यादती नहीं हुई तो बात बताएं। क्या सारी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हैं अब मुतहदा अपोजिशन ने, तो फिर उनके वोट जिन बूथ तो नहीं खा गए, खिलाई मखलूक तो नहीं खा गई। तो मामला तो ये है ना कि किधर चले गए वोट, उनके कहाँ पे गायब हो गए। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने तो कोई कसूर नहीं किया। अगर सेंटर गिलानी साहब बने हैं सेनेट के, तो नून लीग ने या मौलाना साहब ने या मुतहदा अपोजिशन इत्तेहाद ने तो कोई डिच नहीं किया जरदारी साहब को, बात समझे। और उसके बाद नून लीग जो है उसकी जो बंदी है वो हार गई, और वो गिलानी साहब उसमें भी आपस में दो नंबरी होगी एक दूसरे के साथ, उस सीट पे आ जाए इस्लामाबाद पे। फिर डिप्टी चेयरमैन जो मामला है उसके अंदर साथ हो गया। फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से एकदम से वो जो बंदे हैं उन्होंने पीएचडी कर ली, 10 मिनट में 98 वोट और 98 ही ठीक हो गए। ठीक है, अचकजई साहब कह रहे हैं हमारे पे एतबार नहीं था, मोरे उधर उधर लग गई। मामला ये है कि आपस के अंदर जूतियों में दाल बांट रही है। जरदारी साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का मौका मिल रहा है, उनको हमेशा आइसोलेशन में रखने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको पता थे, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ होके और ये छुरा भी पीठ पे यही घूम रहे हैं। जरदारी साहब को पहली दफा वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो यानी प्रो ना तो जुर्म नहीं है। अगर मैं ISI, MI, आर्मी, जुडिशरी इसको एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे ना, आप क्योंकि साथ ट्राइका मिला लेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो सिंबॉलिक होता है, तो ट्राइका में अगर आता है भी आते हैं, तो हाँ जी, मतलब मामला ये है कि जिसको आ जाता है, सारी आ जाता है। तो क्या अपने मुल्क के इदारों के लिए अगर आप उनके साथ तावन करते हैं, और हुकूमत के वो मुतहद अदारे हैं, वो हुकूमत को असिस्ट करते हैं, यानी आपके दस्ते बाजू हैं, उनको आप सबॉर्डिनेशन साहब आप मोहर लगा रहे हैं मरियम की ट्वीट पर, जिसमें वो कह रही हैं कि आप कोई और तैयार किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, सुन ले बिलावल को तैयार किया जा रहा है। मैं सुन ले, ये आपसे नहीं है, टीस कब उठी है, अब बात जरा समझे ये कहां से डाउट है। हमजा को भी मरियम साहबा सुन ले, मरियम साहबा सिंध में तकरीर, अब ये जरा बात है वहां पे, अब बात डाउट मिलाएंगे, ये टीसें वहां से उठ रही हैं। मरियम साहबा ने सिंध में खड़े होकर तकरीर में क्या कहा था कि जो हुकूमती पैगाम रसान है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातों के लिए, हुकूमती पैगाम रसाओं के लिए शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें कराई जाती हैं, वहां ही उन्हीं की तकरीर में खड़े होकर सिंध में। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा हमें तो मुलाकातें नहीं करने दी जाती, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मुलाकात का एहतमाम कराया जाता है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने क्या कहा था पहले भी आपको, इस वक्त जो नेक्सिस है ना, या इवल नेक्सिस क्या है, मैं समझ गया, अच्छा है, आप डॉट क्या है, बिलावल और हमजा शहबाज दोनों पर चोट कर रहे हैं। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अच्छा, एक छोटा सा जुमला, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और ये जरदारी साहब के राब्ते हुए शहबाज शरीफ साहब से, वो उस वक्त हुए थे, मैंने कहा जब नवाज शरीफ साहब के एक हफ्ते के अंदर 3 मुलाकात, फोन किए, राब्ते किए, और उसके बाद जब उनको लगा कि ये तो उस तरफ जा रहे हैं कि जो ना हम नहीं तो कुछ भी नहीं, उसके बाद उन्होंने चेन चलाई। शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई वो उस वक्त हुई जब 3 दफा हमजा से भी हो गई, हमजा से भी हो गई। अब लाइन क्या है, नून लीग खत्म, सुन ले, शहबाज, हमजा और बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पे होंगे। सही है। मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, बड़ी खबर। अच्छा बाबर साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी जो है वो उनके फैसलों से इख्तलाफ करती है, लेकिन उसकी चलती नहीं। जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें बड़ा दुख हुआ कि जरदारी साहब ने इस तरह से नवाज शरीफ साहब की जो बेइज्जती की और मुंह पर जो उनको बातें कर दी। अब नवाज शरीफ साहब के आगे उनकी पार्टी की नहीं चलती, जो कहती है जी इस्तीफे नहीं देने। आपको इस बारे में क्या लगता है कि विदिन जो पार्टीज के चल रहा है? और दूसरा ये कि मौलाना साहब तो अब भी कह रहे हैं कि इस्तीफे आएंगे, अब भी उन्होंने जरदारी साहब से रब्ता किया, नवाज शरीफ से रब्ता किया है, अब भी वो कह रहे हैं। कायरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा जी हमें दुख हुआ जिस तरह से बातें हुई, लेकिन हमारी एक सोच है और हमने आगे चलना है। तो वो पीडीएम तो चल रही है, वो तो चलाना चाह, जब सारे इकट्ठे चलाना चाह रहे हैं तो क्यों टूटेगी पीडीएम? समा साहब, पहली चीज़ तो ये है कि पीओ पार्टी में उस तरह से इख्तलाफात नहीं है। जरदारी साहब जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें पार्टी की मेजॉरिटी की उनको आशीर्वाद हासिल है, ये चीज़ क्लियर कर लें। फिर पार्टी पहले दिन से एज पॉलिटिकल पार्टी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ थी, आज भी वो इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है। हाँ, डिवीज़न नून लीग के अंदर बहुत सारी डिवीज़न है। अगर आज नवाज शरीफ इस्तीफ़ों के वाले चक्कर में जाते हैं
तो मैं आपको बताऊं 80% लोग इस्तीफे नहीं देंगे। ये मैं आपको आज क्लियर लिख के दे रहा हूँ, कल नोट कर लीजिएगा। 80% नून लीग के लोग नवाज शरीफ के कहने पे असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। हालांकि रायत रखी डॉक्टर साहब ने, बल्कि 90% भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान की, वो बड़ी बहुत हेक्टिक एफर्ट कर रहे हैं, बहुत वो आजकल उन्होंने सारा दिन वो जरदारी साहब से भी कांटेक्ट में है, नवाज शरीफ के भी कांटेक्ट में है और दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मौलाना के कुछ करीबी लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी मौलाना बड़े पुरुम्मीद हैं कि कल या परसों आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की फ़ोन पे वो बात करवा देंगे और वो कोई एक दरमियानी रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे PDM जो है वो आगे चले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ डेस्परेट हैं, लेकिन मौलाना और जरदारी दोनों ये नहीं चाहते कि PDM टूटे। आसिफ अली जरदारी कतई ये नहीं चाहते कि PDM टूटे। अभी तक उनको जितनी भी अचीवमेंट मिली हैं वो सारी PDM की वजह से मिली हैं। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं तो PDM की वजह से हो रहे हैं। अगर सिंध पे हाथ होला हुआ है तो PDM की वजह से हुआ है। अगर यूसुफ गिलानी जीते हैं तो PDM की वजह से जीते हैं। तो इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। उनको पता है कि अगर वो PDM से अलहदा हुए तो उनकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उनका जितना भी वेट है वो PDM की वजह से। छोटी सी एक खबर एक चार केस जो है ना जरदारी साहब के, वो सिंध मुंतकिल हो रहे हैं, खबर सुन ले। PDM की वजह से 4 केस ये बात बाबर साहब ने जो जुमला वो पहले दिन से वो कह रहे थे, फिर ना कहना आप पता चला। अब जरदारी साहब PDM से ना बाहर जाना चाहते हैं ना वो इस्तीफे देना चाहते हैं। जो दरमियानी रास्ता मौलाना फजल रहमान सोच रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बताएं। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जरदारी साहब ने जो उनसे रिसेंटली बात हुई है, उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तीफ़ों का मामला है धरने से पहले, ये तो कतन किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, हाँ, आप ये कर लें, धरना दें, धरने में लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हैं, वो 4-5 लाख बंदे इकट्ठे कर लें, तो धरने के बाद 4-5 उन्होंने कहा कि जी धरने में लोगों की प्रेजेंस देख लें, उसके बाद आप इस्तीफों का ऑप्शन लें। अगर धरना कामयाब होता नजर आ रहा हो तो हम ये अगला स्ट्रोक भी खेलने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहें कि धरने से पहले इस्तीफे देके वहां चले जाए तो ये मुझे मंजूर नहीं है। तो मुझे लग रहा है मौलाना फजल रहमान जो है, मौलाना फजल रहमान जो है वो इस टाइम नवाज शरीफ को इस चीज़ पे कायल कर रहे हैं कि मियाँ साहब धरने के बाद वाले ऑप्शन पे चले जाएं। एक चीज़ और भी नून लीग को बड़ी क्लियर है, मौलाना फजल रहमान को भी बड़ी क्लियर है और आसिफ अली जरदारी को भी बड़ी क्लियर है। अगर पे पार्टी धरने में नहीं जाती या पे पार्टी को ये इस PDM से निकाल देते हैं तो फिर इस चीज़ पे भी एक मीटिंग हुई मियाँ साहब की और मौलाना फजल रहमान की बड़ी डिटेल में बात हुई इस इशू पे। अगर पे पार्टी को माइनस कर देते तो फिर धरने का क्या सूरत हाल होगी। बात यह कि पे पार्टी को माइनस करने के बाद क्या इस्तीफे दिए जाएंगे पहले धरना देने से पहले, क्योंकि इसी शर्त पे तो आप पे पार्टी को बाहर निकाल रहे हैं तो फिर आपको इस्तीफे देने पड़ेंगे। अगर पे पार्टी के इस्तीफे नहीं होते तो ये मौलाना फजल रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि इंश्योर कर लो कि तुम्हारी पार्टी के सारे लोग इस्तीफे दे देंगे क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मौलाना ने मियाँ नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया है कि जनाब मुझे नजर नहीं आ रहा कि नून लीग तुम्हारे कहने पे इस्तीफे दे देंगे। वोट नहीं दिया उन्होंने तो सेनेट सर ये और अब मौलाना जो है वो खुद ये चाह रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी को आगे लेके जाया जाए। धरने के बारे में वो ये दो ऑप्शन है। कथा एक मिनट, धरने के बारे में 2 ऑप्शन है, या तो अप्रैल के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में या फिर ईद के बाद। अभी तो लॉन्ग मार्च तो शुरू हो ले, धरना तो लॉन्ग मार्च, सॉरी मैं धरनी लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। और उसमें आसिफ अली जरदारी का जो ऑप्शन है मेरा ख्याल है कि उस पर ये कंसेंसस करना चाह रहे हैं कि ठीक है पहले लोग इकट्ठे करें, वो तो पहले से उसके बाद इस्तीफों पे एक नून लीग ने एक बाबर साहब शेड्यूल जारी किया था पूरा कि इस दिन यहाँ जलसा, इस दिन ये, इस दिन का वो पूरा एक था, कोई शहर नहीं छोड़ा था कि हम लॉन्ग मार्च से पहले वो करेंगे। वो चीज़ हमें कहीं नजर नहीं आई। उसका सुन ले, नून लीग के जो MNAs और MPAs हैं, यकीन जाने जिस दिन ये फैसला हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने कहा जिस इस्तीफे हम नहीं देंगे, नून लीग के MPAs और MNAs ने बाकायदा तौर पे जश्न मनाया है।
बाकायदा तौर पे जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी गई ना कहीं ले हैं दे कि मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ की सीरियसली मैं आपको आहिस्ता साडा ना पेट ना खोल दिया सीरियसली मेरा मतलब है कि वो मियां साहब के सामने, मरियम नवाज के सामने चुप रहते हाँ हैं, जी। बाहर निकल के वो कहते हैं कि जी इस्तीफे नहीं देने, एक दूसरे को पक्का कर रहे हैं, अगला सवाल इस्तीफे नहीं दो देने। तीन बंदों ने मुझे किसी ने कोशिश की को बता दे डोगर साहब ने मरियम और बता हमजा नहीं ये सुलह हो सकेगी, मरियम और हमजा, या ये डिवीजन रहनी है? क्या उसामा आपका इस साहब पर- ये जो डिवीजन है ना, ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने मॉडल में वो लोगों से मिल भी रहे हैं, और इस दफा उन्होंने डस्का का जो इलेक्शन है उसका चार्ज भी अपने हाथ में ले लिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, किस तरह से इलेक्शन जीता जाता है। वो मरियम वाली स्ट्रेटजी नहीं कि 6 राना सनात जैसे बंदे भेज दिए और वहाँ गोलियां चला दी, उनके बगैर गोली चले मैं तुम्हें ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। अच्छा मुझे बताएं बसंत गुल साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोई तब्दीली लाने की बात की है इस दफ़ा कि जारहाना पॉलिसी जो है अब उससे पीछे हटा जाए। आगे हमने बात करनी है ब्रेक के बाद कि अब वो इलेक्शन कमीशन में तब्दीली या उसमें तरमीम लेकर आएँ, और साथ ही नैब के लॉज की भी बात हो रही है, यानी इतनी बड़ी ऑफर अपोजिशन की जा रही है। तो क्या उससे पहले वो कह रहे हैं कि जी वज़रा जो हैं वो सियासी मामलात में ना आए, इस वजह से है कि मामला ज़रा ठंडे तो करें, खुद उनको रियलाइज़ हुआ है कि थोड़ा देखिए इस पे थोड़ा सा अगर पिछली जो चीज़ है ना, बात जो भी ये कर रहे हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब, ये बिल्कुल दो एक्सट्रीम जो है ना एक एंड उन पे बैठे हुए हैं। मामला ये है ना कि सुलह या लड़ाई इशू नहीं है, सर्वाइवल की जंग है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो सर्वाइवल उनकी सिस्टम में रहे, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सर्वाइवल रहे, ठीक है। मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो कि हमारा तो कुछ टेक है ही नहीं, वो तो बाप बेटा दोनों अपोजिशन लीडर हैं, एक सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, वो चाहते हैं कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। वो तो नवाज शरीफ साहब माँ का पाँव पे कपड़ा फेंकने के बावजूद वादा करके नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सदर नहीं पहले बनाया, इस तरह फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वादा किया, वो नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त मोहतरमा कुलसूम साहबा जिंदा थी, मरियम साहबा जिंदा थी, इन्होंने कपात डाला, इन्होंने कहा जी हम ये कैसे आपने ब्रेक हो जाएगी। एक और बात ये इस पे कर लेते हैं अगर हाँ जी, एक और बात इसमें शामिल कर लें। मिफ्ता इस्माइल साहब अब फैसल वाडा से जो सीट खाली हुई है उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहाँ से नून लीग के होंगे उम्मीदवार। अब वहाँ भी फड्डा है कि पीपल्स पार्टी क्या वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं लाएगी, ओपन फील्ड छोड़ देगी, अब इसलिए भी शायद वो इत्तेहाद में जाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि अब नून लीग ये कहती है, जरदारी साहब से जब पूछा जाता है वो उनके पीपल्स पार्टी के लोग साफ कहते हैं जी हमें मुतमईन नहीं कर सके, स्ट्रेटजी क्या होगी, इस्तीफों के बाद क्या है, आगे क्या है वो तो बताएं क्या होगा। तो आगे से कहा जाता है जी वो इस्तीफों के बाद हम ये मंजूर नहीं करेंगे तो सारी जमातें प्रेशर डालेंगी, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे अगर ये हुकूमत नहीं गिरेगी तो। अच्छा ज़िमनी इलेक्शन होंगे, आगे सुन लीजिए, एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे और उसके बाद जिस तरह हमने मिलकर लड़े इस तरह फिर इस्तीफा दे देंगे, नहीं फिर इस्तीफा दे देंगे, इस तरह हम क्योस पैदा कर देंगे मुल्क में। बात उसामा साहब वैसे ना इलेक्शन भी आती है, तरस भी आता है एक ही वक्त में। पहली बात तो ये है कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 2023 तक पीडीएम अगर रहेगी ना तो हुकूमत खुशकिस्मत है कि पीडीएम रहेगी ना, तो इमरान खान जैसा खुशकिस्मत सेक्टर की इंसान नहीं है। पीडीएम का रहना मौजूदा हुकूमत के लिए खुशकिस्मती का एक है। ऐसे ही जैसे बुजदार साहब के लिए नवाज शरीफ साहब दुआएं मांग रहे हैं कि वो मसीहा नवाज शरीफ उनके लिए साबित हो रहे हैं, वो अपने तौर पे अंदर की बात है ना, वो ये समझ रहे हैं कि अगर बुजदार साहब रहें, जारी पर जो हैं भी चीज़ें कुछ हैं या नहीं है वो बात में साबित होगा, वो अवाम वोट के जरिए अपना हिसाब करेंगे। वो ये समझ रही नून लीग या नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ नवाज शरीफ नो मोर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ियात उनको नायल कर दिया, नंबर 1। दूसरी बात यह है वो अल्ताफ हसन पार्ट 2 बन चुके, मैं बार बार कह रहा हूँ। मरियम साहिबा का इस सिस्टम के अंदर ख़त्म हो गया मामला। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के लिए हमेशा के लिए, मैं हरफ आखिर नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक 5, 4 साल 10 साल अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब तक यही वजह है कि इमरान खान कह रहे हैं जी अपोजिशन हमारी मसला नहीं है, महंगाई हमारे लिए मसला है। बिल्कुल, वो तो वजीर जो है सियासी मामलात जो स्ट्रेटजी क्या है, शहबाज शरीफ साहब अब उन डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या किस तरह, अगर भाई के साथ रखना है, भतीजी के साथ उन्हें रहना है तो वो भी फिर जाएंगे साथ। मामला में बात सुन लें, अगर उनके साथ वो जाएंगे डोगर साहब, वो एनजी के अंदर एक वक्त आया था ना कि वो कहते थे कि फलां पार्टी का अगर टिकट लेना है ऐसे ही है हलकों में कि जैसे 440 मिनट के जो है खंबे को हाथ लगाना है। मामला ये है कि मरियम साहिबा और उनको जो शाटअप वालिद साहब ने दी है कॉल, और हमजा शहबाज जो डोगर साहब ने कहा, बिल्कुल वो इलेक्शन में अभी से बता रहा हूँ, हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे भी,
और अगली बात, हमजा शहबाज इलेक्शन को लीड करेंगे, अच्छे तरीके से भी करेंगे, ये बात। और नून लीग उसी डस्का से इलेक्शन भी जीतेगी, ये बात भी लिख ले। अच्छा, हाँ जी। अभी तो देखिए और सुप्रीम कोर्ट पता है किस लिए नवाज शरीफ, पता है किस लिए आएगा सर, अभी तो नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहबा ने, सुन लो, मरियम साहबा इसलिए कह रही हैं, वो ये समझ रही है कि हमजा इलेक्शन नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ ने इसलिए चाल खेली है, हमजा शहबाज इलेक्शन जीत जाएंगे। मरियम साहबा ये समझ रही हैं कि मैं क्राउड पुलर हूं, मैं इलेक्शन जीत रही हूं। अब हमजा शहबाज को इसलिए टास्क दिया है, नवाज शरीफ ने अंदर 22 है, बेटी को इसलिए कहा है कि अगर हार जाएगा ना तो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा, वो जीतेगा। आपकी वो बात तो खत्म हो गई। अच्छा, अब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं, हैं, जरदारी साहब के केस जा रहे हैं सिंध में, उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो हो रही है पूरी। 4 केस दरखास्त, शहबाज शरीफ बाहर ना आए, अच्छा, अंदर आए, ये एक ही बात है। बाबू डोगर साहब, ये सही स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब के लिए? पीडीएम ऑपोजिशन खतरा नहीं है और वो कह रहे हैं कि अब पीछे हट जाओ, अब ज्यादा बयानात में वो खत्म हो गई ना, गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सियासी मामला से जरा पीछे हट जाओ। उसामा साहब, असल मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जो जिस तरह का मैनिफेस्टो दिया था, तो मैं ये समझता था कि इमरान खान एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके जो स्पोक्समैन होंगे इंतहाई पढ़े लिखे लोग होंगे और वो इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन उनके अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्पोक्समैन थे, उन्होंने जिस तरह से मुझे नवाज शरीफ की मीडिया पॉलिसी और इमरान खान की मीडिया पॉलिसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि जिस तरह से तलाल चौधरी सामने आए, जिस तरह से दानियाल अजीज़ सामने आए और जिस तरह से वो घटिया निहाल हाशमी सामने आए, तो यही सारी इसी तरह की मिलती जुलती टीम इमरान खान साहब ने अपने दायरे की हुई है। और वो जो आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे साहब जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो बिलो द बेल्ट आके हिट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये जेब देता हो। मेरा ख्याल था कि वो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो अच्छी बात करेंगे, इश्यूज पे बात करेंगे, इशू के ऊपर अपोजिशन को लेकिन आप डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त मीडिया में मामला नहीं आपके बताता हूँ। अभी जो हुआ है ना, जो 10 रुकनी कमेटी बनाई है ना सर, इस पर ब्रेक के बाद अच्छा ठीक है, आप कुछ बात कर रहे हैं। 10 रुकनी जो कमेटी बनाई उसमें यही मामला है ना, सियासी कमेटी में कौन लोग उसमें, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उसमें, वज़ीर जी ठीक है, इस पर सर कुछ बात करेंगे। बहरहाल ये बात ठीक है कि सियासी तौर पर उन्होंने कहा कि आप असल फोकस करें डिलीवरी के ऊपर, उनकी करप्शन एक्सपोज करें और ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे। अपडेट्स के बाद मिलते हैं। अब पता चला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, नई अमेरिकी इंतजामिया आ चुकी है और इसी दौरान एक बड़ा अहम दौरा भारत का हो रहा है। जो सेक्रेटरी दिफा हैं अमेरिकी, वो भारत पहुंच चुके हैं। उनका ये बड़ा अहम दौरा कहा जा रहा है, भारत का पहला दौरा है और इसमें बड़ा अमेरिका में भी वहाँ की कमेटीज़ में ये बात हुई है कि इंसानी हुकूक की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए। इसी वजह से हम बात करेंगे। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा जनाब ज़ेड तारडत साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ेड तारडत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि जिस तरह हमने ट्रंप के दौर में देखा, वो कहते तो थे कि जी सालसी के लिए हम तैयार हैं, मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने देखा कश्मीर की सूरत हाल ख़राब होती चली गई, पाक भारत ताल्लुकात ख़राब होते चले गए, इस वजह से उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी। अब पाकिस्तान में पहला एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में और वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आला लीडरशिप की तरफ से एक दफ़ा फिर अमन की बात की गई है, कश्मीर के मसले की बात की गई है। ये जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से एक पहला अहम दौरा है सेक्रेटरी डिफेंस का, आप क्या समझते हैं इसमें कश्मीर के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से बात होगी भारत से और उसके कोई असरात नजर आएंगे? जी उसामा साहब, शुक्रिया बहुत। मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि अगर आप इसको ज़रा फासला से देखें, जो हमारे ताल्लुकात हैं जनूबी एशिया में, सिर्फ आप भारत को ना लें, सिर्फ इंडिया को ना लें, सिर्फ पाकिस्तान को ना लें, लेकिन पूरे इलाके को आप ले लें, तो हम ये चाहते हैं कि हम अमन और इस्तेकाम को कायम करें इस इलाके में। और अगर आप अफ़गानिस्तान से शुरू करें तो वहाँ हमने बहुत मतलब करीब से हम देख रहे हैं इस वक्त जो हम कर सकते हैं वहाँ पे। अगर हम आप अमन और इस्तेहकाम को कायम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ से अगर आप जाएं तो बिल्कुल हमने काफ़ी साफ़ तरीके से कहा है कि जो टेंशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि टेंशन कम हो इन दोनों मुल्कों के बीच।
और वहाँ से अगर आप और भी जाएं, साउथ चाइना सी में आप जाएं, आप ताइवान स्ट्रेट में जाएं, आप हांगकांग में जाएं, तो अमेरिका ये चाहते हैं कि अगर हम टेंशन को हम कम कर सकें और हालात को हम बेहतर बना सकें, तो हमारा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा है, सिर्फ इलाके को नहीं बल्कि पूरे एशिया को फ़ायदा ही है उसमें। अच्छा, अब तारड़ साहब, अगर खित्ते के अमन और इस्तेकाम, जारी बात है वो पाकिस्तान के लिए भी उसका फ़ायदा है, भारत के लिए फ़ायदा है, अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए और अमेरिका के लिए और दुनिया भर के लिए यकीनन फ़ायदा है। लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान जो है, आपने देखा डोजियर में हमने एक एक चीज़ एविडेंस के साथ दिखाई कि जो भारत है उसकी सरजमीन और अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, वो अलहदगी के तरीक़ों को स्पॉन्सर कर रहा है, उनके नेवल कमांडर को पकड़ा गया, कुलभूषण जाधव नेटवर्क पकड़ा गया, और डोजियर हमने दी, एक एक चीज़ एविडेंस के साथ बताई। फिर जिस तरह वो वायलेशन करता है, LOC की वायलेशन करता है, वर्किंग बाउंड्री की वायलेशन करता है, सिविल आबादियों पे करता है, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी अग्रेशन नहीं किया गया, उनका जवाब किया गया और सिविलियन के नहीं, फिर उनके जो फौजी तरसीबात है। जी जी, तो अब मामला ये है कि भारत और फिर ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में जो ये सूरत हाल है, उसके लिए पहले भी सालसी की ऑफ़र है, कोई UNO की करारदाद भी मौजूद है। तो क्या अमेरिका इस हवाले से अपना क्या इकदाम, या अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है, तो इस पर क्या आप रोल अदा कर सकते हैं ताकि ये मुस्तक़िल जो अमन हो खिते में? जी, आपने इस तरीके से आपने ठीक है कि हम भी चाहते हैं कि खिते में अमन हो। तो जहाँ तक आप काफ़ी तफसील में गए हैं इंडिया के हवाले से, उस पर मैं इतना बातचीत नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हम अफ़गानिस्तान को ले लें तो बिल्कुल हम समझते हैं कि पाकिस्तान का भी किरदार है और उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव किरदार हो ताकि हम फ़ौरन इस्तेकाम और अमन को कायम कर सकें अफ़गानिस्तान में। इसीलिए हमारे ख़ासूसी नुमाइंदा खलीजाद इस वक्त कई दिनों पहले दोहा में थे, फिर रशिया में थे, और हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी मिलाकर बनाया है ट्रोइका के साथ, कल शायद मॉस्को से। तो बिल्कुल आपने ठीक है कि हम चाहते हैं कि पूरे इलाके में अमन हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसमें अफ़गानिस्तान का फ़ायदा है, ईरान का फ़ायदा है। लेकिन अगर आप तफसील में जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या किया, किन्होंने किस LOC पर वायलेशन किया, वो शायद कुछ ज़्यादा ही इसमें एक और चीज़ है, मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ ज़ैद तारड़ साहब। जिस तरह अब कहा जा रहा है कि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो कुछ कशीदगी कम हुई है हालिया दिनों में, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, वहाँ पर सीज़ फायर के हवाले से दोबारा फिर मुआहदे पर अमल दरामद की यकीनियानियाँ हुई हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या कहा है अमन के लिए, जो अब ये डायलॉग जो जिस तरह से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें आर्मी चीफ ने, वज़ीर आज़म ने क्या बातें कही हैं, उसका कुछ अहम हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं ताकि उस पर फिर आपका कमेंट हम ले सकें। देखिए जी ज़ैद तारड़ साहब, आपने सुना कि कितने पाकिस्तान की जो आला हुकाम हैं वो किस तरह से अमन की ख्वाहिश रखते हैं। जी, और हमने भी, अमेरिका ने भी ये कहा है काफ़ी साफ अल्फाजों में कि हम कशीदगी को कम करना चाहते हैं इलाके में, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ख़ास तौर पर ज़ाहिरी बात है अफ़गानिस्तान में। लेकिन अब अगर हम इसको ज़रा फासला से देखें, क्योंकि हम शायद तफसीलों में हम अटक रहे हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी, अमेरिकी पॉलिसी है, जो हमारा खारजा पॉलिसी में, अगर आप उसका जो सेंट्रल मरकज़ी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो ये है कि हम दुनिया में शफाफियत के साथ काम करना चाहते हैं और हम एक ऐसा इंतज़ामिया बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में जो कि शफाफियत पर ही बुनियादी तौर पर बने, और हम बातचीत के ज़रिए मसलों का हल ढूंढें। और कौन कौन से मसले हैं, वो एक ऐसे बड़े मसले हैं जिनमें शामिल क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दील, और जो ग्लोबल हेल्थ है, उसमें भी कोविड-19 है, हम खुद इस दौरे से गुजर रहे हैं, और इकॉनमी भी है। तो अगर आपने इन मसलों का हल ढूंढना है, एक ही तरीका होगा
वो है आपने शफाफियत से काम करना है, आपने बातचीत से और इंगेजमेंट के ज़रिए इन मसलों का हल ढूंढना है। अच्छा अच्छा ज़ैद साहब, इसमें एक अहम चीज़ आपने बात की है शफाफियत की, आपने बात की है डायलॉग की, आपने बात की है इकोनॉमी की। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखूं तो फिर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वाहिद वजह है कश्मीर। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका कोई इसमें रोल प्ले करेगा दोनों मुल्कों को आपस में बिठाने में और इसका मसला हल करने में, क्योंकि इसके बगैर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई डू नॉट थिंक इट इज़ पॉसिबल। जी, अब जो मुमकिन है या नहीं है इस पर मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है उस पे शायद बात जी जी बोलें जी बोल बात जी मैं कहने मैं ये कह रहा था कि हमने कई सालों से और साफ तरीके से हमने कहा कि इन मसलों का हल ढूंढने के लिए एक ही तरीका है और वो है बराह रास्त बातचीत के ज़रिए। तो उसमें हमारी कोई पॉलिसी में तब्दील नहीं है। चाइना के हवाले से ज़ैद तारड़ साहब, अभी जो रॉयटर्स की खबर मैं देख रहा हूँ कि उसमें ये लग रहा है कि अमेरिका और चाइना में बड़ी तलखियाँ नज़र आई हैं। जो पहला उनके दरमियान एक तरह से पहला हाई लेवल US चाइना टॉक्स जो हो रही हैं अलास्का में, तो उसमें तो बाकायदा एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त जुमले बोले गए हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। ज़ैद तारड़ साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला। अब पता चला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ज़ैद तारड़ साहब हमारे साथ हैं। ज़ैद तारड़ साहब, जिस तरह बात हो रही थी, अब देखिए रॉयटर्स की मैं खबर आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि वी विल डिस्कस आवर डीप कंसर्न्स विद एक्शंस बाय चाइना इंक्लूडिंग इन जिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, साइबर अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, इकोनॉमिक कोरिजन ऑफ आवर एलाइज। तो अब उन्होंने तो बाकायदा सामने चाइनीज़ के बैठ के ये जो पहला हाई लेवल आपस में एक डायलॉग हो रहा है, टॉक्स हो रही हैं, उसमें इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। अब चाइना की तरफ से वहीं पर जवाब आ रहा है कि जी जो चाइना के डिप्लोमेट हैं यांग, उन्होंने जवाब दिया कि जी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, पुअर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, और क्रिटिसाइज़ किया है फॉरेन ट्रेड और पॉलिसीज़ को। तो ये किस तरह से चाइना के साथ को मामला बेहतर होंगे? हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था, बड़े हालात ख़राब हो गए थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी साहब, पहली बात तो ये कि आपने ठीक कहा है कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने काफ़ी वाज़े तौर पर साफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये हमारे मसले हैं चीन के साथ, और हम उनसे छुप नहीं रहे, ना ही उनको इनकार कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जिनमें शामिल बिल्कुल जिनचांग है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे हमने काफ़ी वाज़े तौर पर साफ अल्फाज में हमने कहा कि जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, बल्कि पूरी मुस्लिम बरादरी को भी एतराज़ होना चाहिए इस पर कि जेनोसाइड हो रहा है जिनचांग में। उसके बाद हांगकांग भी है जहाँ हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद ताइवान है बिल्कुल जो जहाँ कशीदगी जो है बढ़ रही है। उसके बाद साथ चाइना सी है। हम देख रहे हैं कि चाइना जो है हमारे साथियों पर, एलाइज पर दबाव लगा रहे हैं। इंटरनेशनल जो हम सिस्टम को देख रहे हैं उस पर भी दबाव लगा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा तौर पर अगर मैं उसको थोड़ा इसको करीब से देखूं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जवाब दिया जब हमारे जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ऐसा कौम है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। तो सेक्रेटरी बाइडन ने इसका जवाब क्या दिया? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी जेक सलिवन ने यही कहा। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि अमेरिका में मसले हैं, हम कभी भी नहीं इनकार करते। हम नहीं इनकार करते कि हम एक ऐसा कौम है जो अब परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ऐसे मसले हैं, और यही शायद अमेरिका का जो ताकत का जो सोर्स है वो यही है कि हम अपने गलतियों को और अपने कमियों को मानते हैं और मसले का हल ढूंढने की कोशिश में हैं। इसीलिए हम हमेशा हर साल आगे बढ़ने की कोशिश में, ख़ास तौर पर जब आप ब्लैक लाइव्स मैटर के मूवमेंट देखें,
हमारे सदर जो बाइडन ने खुद कहा है कि बहुत आगे काम करने का है हमें। 3 दिन पहले शायद जॉर्जिया में जो कत्ल हमने देखे हैं, ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सदर जो बाइडन खुद, हमारे सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने खुद कहा है कि ये बहुत परेशान कुन बात है। तो मेरी ये शायद सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने कौम को शफाफियत से चलाते हैं और अपनी कमियों को खुले तरीके से मानते हैं और उन कमियों को का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। जी बिल्कुल यही बात है तारड़ साहब के अमेरिका आज अगर दुनियावी सुपर पावर है तो यही बात है कि वो इस चीज़ को जिस तरह आपने खुले दिल से इतराफ़ किया कि अगर कमी पेशी है तो उसका आप इतराफ़ करें और यही आपकी कामयाबी और तरक्की का कौमों का राज होता है। लेकिन अभी जब ये हम बात कर रहे हैं तो खबरें ये आ रही हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस जो बाइडन इंतज़ामिया का पहला दौरा है वो इंडिया में, भारत में वो लैंड कर चुके हैं और ये पहला उनका एक सरकारी दौरा है। तो क्या जिस तरह आप यही कह रहे हैं कि शफाफियत के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए, दुनिया के इस्तेहकाम के लिए, पूरे में इस्तेहकाम के लिए वो जो दौरा उनका है, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का भी दौरा करेंगे? क्योंकि मैं ये समझता हूँ या आप भी यकीनन ये समझते होंगे कि पुरअमन अगर अफ़गानिस्तान है तो वो इस्तेहकाम उसका जो पुरअमन अफ़गानिस्तान है उसका ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, दीगर हमसाया मालिक, अमेरिका समेत दुनिया जो भर है वो उसकी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। उसके जो अगर उसका अमन जो है उसे इकनॉमिक आपकी जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है पूरे खिते। तो क्या हम समझेंगे कि अब जो बाइडन इंतज़ामिया जो वो बैलेंस करेगी कि अगर वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं तो हम ये बाइस नहीं है कि वो इंडिया में पहले क्यों आए या अफगानिस्तान बाद में क्यों गए या पाकिस्तान में बाद में क्यों आएंगे? हमें ये है कि इक्वलिटी हम चाहते हैं कि जी तो क्या इस तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे इक्वलिटी होगी कि आप बाकी पे भी दौरा करके और फ्री कैन को आपस में ये स्टेबिलिटी के लिए कोई रोल प्ले करेंगे या बाद में दौरा होगा या कब होगा? जो बाइडन इंतज़ामिया क्या पॉलिसी है? जी मेरे कॉलीग डेड प्राइस वाशिंगटन में हमारे जो तर्जुमान हैं उन्होंने शायद एक हफ्ते पहले यह कहा है एक सवाल के जवाब के लिए कि हम नहीं देखते कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या किसी और कौम के साथ वो एक ज़ीरो सम ताल्लुकात हैं। यानी कि अगर आपने कुछ किया इंडिया के साथ, आपने कुछ सेक्टर में आपकी करीबी है वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और कौम के साथ आपकी फिर कमी है वहाँ पे। तो हम नहीं समझते एक ज़ीरो सम गेम है कि हम समझते हैं कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो भी मजबूत हैं और जो जहाँ हम मिलकर काम कर रहे हैं वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता वहाँ पे। और मैं हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उस पर एक मिनट के लिए आना चाहता हूँ। आपने ठीक है कि इस वक्त इंडिया में है, लेकिन हम अगर पूरी तस्वीर को हम ले लें उसको, शुरू उन्होंने 2+2 डायलॉग जापान से किया है, वहाँ से कोरिया में हम वो गए हैं और इससे पहले अगर आप देखें तो हमारी क्वाड की मुलाकात हुई है जो कि सिर्फ इंडिया नहीं है क्वाड में बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं उनमें। और अगर आप हमारे पूरे जो बाइडन इंतज़ामिया के जो मेरे ख्याल में 60 दिन होने वाले हैं, उनके 2 महीने होने वाले हैं, 2-3 दिनों की कमी है, तो अगर आप पूरे उसको रिलेशंस को दे रहे हैं, शायद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये भी कहा कल कि 100 से ज़्यादा उनकी मुलाकात हुई हैं वर्चुअली ज़्यादातर। और अगर आप उनको देख लें तो हमारी पूरी दुनिया के साथ एक ऐसा इंगेजमेंट है, सिर्फ एक कौम के साथ नहीं है। और क्यों हमारे ऐसे ताल्लुक क्यों हैं, ऐसे दौरे हम क्यों कर रहे हैं जापान, कोरिया, इंडिया में? इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने जिन मसलों का हमने सामना करना है, जिनमें शामिल हमने अभी बात की है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल हेल्थ है, इकॉनमी है, दहशतगर्दी भी है, इसमें शामिल अमन इस्तेहकाम भी है उसमें शामिल। तो हमने सिर्फ मिलकर काम करना है और जब आप मिलकर काम करेंगे तो आप फिर इन मसलों का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी जैद साहब, पाकिस्तान का जो रोल है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। जो बाइडन जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कैरी लुगर बिल लेके आए थे पाकिस्तान की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो बाद में रुक गया।
तो अब आप पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और क्या इस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो रिवाइव हो सकती है? इस वक्त जहाँ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें कोई मेरे पास ऐलान नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी उम्मीद तो ये है कि हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, और जहाँ हमारे इंटरेस्ट हैं हम मिलकर काम करें, जिनमें सबसे पहला शायद अफ़गानिस्तान है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा पॉजिटिव किरदार हो अफ़गानिस्तान में ताकि हम वहाँ पर अमन को कायम कर सकें, और हम एक ऐसा कौम को देख सकें अफगानिस्तान। अभी तक जो पाकिस्तान का रोल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान का रोल है उसको किस तरह से अमेरिका देख रहा है? ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा एक ही या कम अल्फाज में उसको कहने के लिए, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो अहम है और ज़रूरी है। एक पड़ोसी मुल्क होते हुए होना भी चाहिए, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आप पूरे इलाके को देखें। हमने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि बाकी जो कौम है, पड़ोसी कौम है, उनका भी किरदार है अफ़गानिस्तान में। और सबसे जो अहम बात है अफ़गानिस्तान में, जो हमारे ख़ुसूसी नुमाइंदा खलीजाद भी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने एक ऐसा किरदार, उनका एक ऐसा मरकज़ी किरदार होने के लिए शायद बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हम कह चुके हैं कि एक अफ़गान लेड प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि उनको एक मरकज़ी किरदार करने के लिए सही। हमारी भी तमाम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जी अफ़गानिस्तान में अमन हो, भी उससे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा, आपने हमसे बात की, बराह रास्त गुफ्तगू की, अमरीका से हमारे साथ थे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।